नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 1 सितंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल्स है। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड सब्सिडी में रिफॉर्म से संबंधित। फोकस इस आर्टिकल में ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का रिसर्च इकोसिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जापान रिलेशंस। प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर गए थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स में इंडिया जापान रिलेशन से संबंधित आर्टिकल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फूड सब्सिडी में रिफॉर्म लाने से संबंधित है। खास करके फोकस इस आर्टिकल में ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो, थोड़ा बैकग्राउंड और बेसिक्स में आपको समझाता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे देश में सफिशिएंट फूड ग्रेन्स उपलब्ध हो और हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करना पड़े। नहीं, फूड सिक्योरिटी के देखो 3 पिलर होते हैं। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब देश में अनाज है या नहीं, पहली चीज। फिर इसके बाद फूड सिक्योरिटी में दूसरा पिलर है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब आम जनता तक अनाज पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। मान लीजिए बस्तर का एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहां पे अनाज पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या फायदा अनाज दिल्ली में अवेलेबल होने का, अगर वहां की जनता अनाज को एक्सेस ही नहीं कर पा रही है, रिमोट एरियाज में अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब महंगा नहीं होना चाहिए अनाज, आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए, आम आदमी खरीद सके। तो ये तीनों पिलर मिला के बनता है फूड सिक्योरिटी। अब इसी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ना हमारे देश में है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस समझते हो ना? पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये देखो हमारे देश में ना, हमारे देश का जो पीडीएस है ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में पीडीएस का लाभ उठा रही है, उतना देखो किसी देश में नहीं उठा रही। सरकार क्या करती है? सरकार देखो किसानों से अनाज खरीदती है, खास करके जैसे राइस और वीट की बात करें, दोनों को एमएसपी पे सरकार प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर करके उन्हें एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं वहां पर उनको स्टोर करके रखा जाता है, और फिर वहां से फिर राशन की जो दुकानें होती हैं, जिन्हें बोलते हैं फेयर प्राइस सोप्स, एफपीएस सोप्स, वहां से फिर पीडीएस स्कीम के थ्रू ना अनाज जो है जरूरतमंदों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ गए? लेकिन देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसमें है प्रॉब्लम्स जैसे करप्शन है, लीकेजेस हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा और मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं ताकि आपके सारे कंसेप्ट आज इसकी क्लियर ही हो जाए, मतलब एक टॉपिक ही क्लियर हो जाए जीएस पेपर 3 का। देखो 2013 में ना सरकार एक एक्ट लेके आई थी, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट ने ना एक अच्छा काम ये किया, पीडीएस से अनाज लेना, जरूरतमंद जो पीडीएस से अनाज लेते थे ना, अब इस एक्ट के आने के बाद ये उनका एक लीगल राइट बन गया। लीगल राइट बन गया मतलब पहले सरकार की वेलफेयर अप्रोच हुआ करती थी कि हाँ अरे हम आपके ऊपर दया दिखा रहे हैं और हम आपको अनाज दे रहे हैं, लेकिन जब ये एक्ट आ गया तो ना राइट बेस्ड अप्रोच हो गई, मतलब अधिकार बन गया कि जरूरतमंद लोगों का कि भैया एक्ट में लिखा हुआ है आपको देना पड़ेगा, आपकी दया पे नहीं है, ये कानून है। समझ गए? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रोविजन ये किया गया कि देश की ना 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को इस एक्ट का लाभ मिलेगा, यानी वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बेनिफिशियरी हैं। तो ये देश की टोटल पॉपुलेशन का 80 करोड़ हो जाता है, 81 करोड़ के आसपास। आप बोलोगे सर कितना अनाज मिलता है? देखो ये जो स्कीम है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें 2 तरह के बेनिफिशियरी हैं। एक तो है अंत्योदय अन्न योजना वाले, AAY, अंत्योदय अन्न योजना वाले। ये क्या है? ये हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी बहुत ज्यादा गरीब वाले। अब
इनको ना हर महीने 35 केजी फूड ग्रेन मिलता है, राइस या वीट। तो ये पहली कैटेगरी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है पीएचएच की। पीएचएच मतलब प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। क्या? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। इनमें ना हर व्यक्ति को 5 केजी अनाज मिलता है। कितना? 5 केजी। ऊपर वाली कैटेगरी को कितना? ऊपर वाली कैटेगरी को मिलता है 35 केजी। यहां तक देखो सब सही था, लेकिन 2020 में आता है कोरोना, कोविड की महामारी आती है। उस समय आपको पता है लॉकडाउन लग गया था, लोगों की नौकरियां चली गई थी, भारी संकट था। तब सरकार ने ना एक टेम्परेरी स्कीम चलाई। वो टेम्परेरी स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसमें सरकार ने यह डिसाइड किया कोविड के समय कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज हैं ना, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा अनाज दिया जाए, उनको थोड़ा 5 केजी एक्स्ट्रा फ्री में फूड ग्रेन दिया जाए। तो यह डिसाइड किया गया कोविड के दौरान सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब देखो, ये उस समय लोगों के लिए ना एक लाइफलाइन के समान था कि हाँ, अरे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिल रहा था ऑलरेडी फ्री, लेकिन अब थोड़ा और मिलेगा कोविड की महामारी की वजह से, तो और बड़ा सेफ्टी नेट हो गया। अब देखो, उस समय तो जरूरत थी। जीन ड्रीज जैसे लोगों ने बोला कि सरकार की ये स्कीम तो एक प्रकार से लाइफ सेवर है करोड़ों लोगों के लिए। लेकिन देखो, कोविड की महामारी खत्म हो गई। सरकार ने उस समय सोचा था कि स्कीम तो ये टेम्परेरी है, बट सरकार ने क्या किया? सरकार ने ना 2023 के एंड में एक फैसला लिया कि हम इस स्कीम को ना 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। कौन सी स्कीम को? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम को, जिसमें 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा अनाज सरकार देगी, एक्स्ट्रा। तो इस चीज को हम 2028 दिसंबर तक एक्सटेंड कर रहे हैं। यह सरकार ने डिसाइड कर लिया। समझ गए? मतलब अब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी का तो लाभ मिल रहा था। जो 2013 का एक्ट था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसका लाभ मिल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें 5 केजी एक्स्ट्रा अनाज भी मिलता है, एक्स्ट्रा अनाज भी। तो दोनों उनको मिल रहे हैं। अब यहां पे कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क ये आता है कि अगर देखो गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है तो किसी को क्या दिक्कत है? दिक्कत देखो इस आर्टिकल के राइटर को है, मतलब उनके कुछ पॉइंट्स लॉजिकल भी हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज वो बोलते हैं, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 सालों के लिए एक्सटेंड की गई है ना, अब इस पे ना 5 सालों में खर्चा आएगा 11.8 ट्रिलियन रुपीज। बहुत ज्यादा। यानी पर ईयर कितना? पर ईयर 2.36 ट्रिलियन रुपीज, इतना खर्चा आएगा पर ईयर। ये हमारे टोटल बजट का ना एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया प्रॉब्लम, मतलब पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, राइटर को प्रॉब्लम क्यों है। ये देखो, सारा बैकग्राउंड मैंने आपको सिस्टमैटिक ढंग से बता दिया। कोर प्रॉब्लम देखो ये है, स्कीम अच्छी है, चलो मान लिया, क्या ये स्कीम सही लोगों तक पहुंच पा रही है? या फिर ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे अमीर लोग भी जो डिजर्व नहीं करते वो इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं? तो ये सबसे पहला इशू है इंक्लूजन एरर का। और सॉरी, आप आंकड़े सुनोगे ना, बहुत चुकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली का डेटा है शुरुआत में। दिल्ली का डेटा ये कहता है, दिल्ली में देखो ऑलमोस्ट ना 9% जो बेनिफिशरीज है ना वो इनएलिजिबल हैं। मतलब 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के तहत, लेकिन फिर भी लाभ उठा रहे हैं। ये लोग कौन हैं? 6.5 लाख में से देखो 96,000 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में कार है, और ऑलमोस्ट 90,000 लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में भी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। तो कायदे से दिल्ली में वो स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन उठा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.8 लाख यानी 3 लाख लोग ऑलमोस्ट ऐसे हैं जिनके पास में जमीन की ओनरशिप है, लेकिन फिर भी वो इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, या फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो भी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। ये दिल्ली का डेटा था, दिल्ली का डेटा था। और नेशनल लेवल पे सिचुएशन देखो थोड़ी ठीक है, लेकिन आपको ही पता है कि सही ढंग से
इंक्लूजन एरर पकड़ती नहीं है सरकार। क्यों नहीं पकड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरे देश में देखो 192 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास में राशन कार्ड है, जिसमें से बेनिफिशियरी स्कीम के हैं कायदे से 76 करोड़, लेकिन नेशनल एवरेज निकाले तो 6% लोग जो अभी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं वो इनएलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी वो लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली में ये आंकड़ा कितना था? 9% और नेशनल लेवल पे 6%। वैसे देखो कायदे से जो ये योजना थी ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है। मतलब साफ साफ बताया सरकार ने कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब है वो थोड़ी ना एलिजिबल होगा। दूसरा, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा है वो भी एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के तहत। तीसरा, जिनके पास में 4 व्हीलर है, कोई कार वगैरह कुछ भी है, वो भी एलिजिबल नहीं है। कोई इनकम टैक्स पे करता है वो भी एलिजिबल नहीं है। जब ये सारे लोग एलिजिबल नहीं है, रूल सरकार ने बनाए हैं, फिर भी इतने सारे लोग जो डिजर्व नहीं करते इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। ये सिस्टम में क्या है? ये सिस्टम है लीकेज, ये सिस्टम में है करप्शन। समझ गए? तो पहला इशू ये है। फिर दूसरा इशू की राइटर बात करते हैं। राइटर कहते हैं सरकार को भी पता है कि ये गलत हो रहा है, फिर राज्य सरकारें ठीक क्यों नहीं करती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया स्टेट्स को कि आप ये डेटा वेरीफाई करवाइए और जल्दी से जल्दी जो इनएलिजिबल लोग हैं उनको लिस्ट से हटाइए। और यूनियन गवर्नमेंट ने टाइमलाइन भी दे दी कि आप सितंबर 2025 से पहले लिस्ट ठीक करवा लीजिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करवाएंगी। क्यों नहीं करवाएंगी? देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स का यह कहना है कि जब यह स्कीम लॉन्च की गई थी तो सेंटर ने पूरा क्रेडिट ले लिया था। अब जब इनएलिजिबल जो बेनिफिशरीज हैं उनको हटाने की बात आ रही है तो सेंटर हम पे थोप रही है कि आप हटाइए। तो प्रैक्टिकली सोचिए ना, कौन गवर्नमेंट जो है अपने वोटर्स को नाराज करना चाहेगी? लिस्ट क्लीन करना मतलब वोटर्स को नाराज करना तो कोई नहीं चाहेगा। तो ये इशू है। इसके अलावा देखो, इवन राइटर ये भी बोलते हैं अगर देखो लिस्ट को क्लीन कर भी दिया ना, लिस्ट को क्लीन भी कर दिया तो ज्यादा पैसा नहीं बचेगा। कितना पैसा बचेगा? 14,000 करोड़। आप बोलोगे सर 14,000 करोड़ क्या कम पैसा है? आप तो यूं बोल रहे हो जैसे बहुत मतलब ऐसे मिल जाते हैं 14,000 करोड़। लेकिन टोटल खर्चा देखो ना, टोटल खर्चा है एक साल में 2.36 ट्रिलियन। अब उसमें से 14,000 करोड़ देखेंगे तो ज्यादा नहीं है। तो सरकार सोचेगी इतनी कम बचत होगी तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले वोटर्स को नाराज करके, इसलिए वो लिस्ट को क्लीन नहीं करेगी। और अब तो देखो एक और दिक्कत भी आ गई। हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब तो इस साल से एक नया प्रोविजन ये होगा जिसकी इनकम 12 लाख तक है ना, उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पिछले साल इनकम टैक्स दिया था वो इस साल नहीं देंगे और वो इस स्कीम के बेनिफिशियरी बने रहेंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो इस स्कीम की जो बुनियाद थी ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, वो बुनियाद ही गलत है। हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, जबकि देखो दूसरी तरफ सरकार ये कहती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ना, उसके हिसाब से हमारे देश में सिर्फ 21 करोड़ लोग गरीब हैं। तो 21 करोड़ लोग गरीब हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से, तो अनाज 80 करोड़ लोगों को क्यों दिया जा रहा है? अब लास्ट में राइटर देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में क्या बोलते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन राइटर देखो ये देते हैं, टारगेटिंग बेटर ढंग से करो। आप 80 करोड़ लोगों को मत शामिल करो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। अगर एक्स्ट्रा अनाज देना ही है ना, तो जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है ना, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या 8.1 करोड़ है, इनको दो। अगर सबको देना ही है ना, तो आप फूड ग्रेन की मात्रा कम कर दो, कम अनाज दो, इतना मत दो। मतलब सबके लिए कम मत करो, जिनको देखो ज़्यादा जरूरत है उनको तो दो सफिशिएंट मात्रा में, लेकिन जो उतने गरीब नहीं है उनको फिर कम अनाज दो। और सबसे लास्ट सॉल्यूशन है, अगर ये भी नहीं करना तो फिर आप दो डीबीटी,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट पैसे दे दो, इससे लीकेज कम होगा, करप्शन कम होगा, लोगों को चॉइस मिल जाएगी, वो अपने पसंद का अनाज खरीद सकेंगे। लेकिन दिक्कत आती है कई बार ना, लोग फिर अनाज खरीदने के बजाय शराब खरीद लेते हैं, रिमोट एरियाज़ में अनाज पहुंच नहीं पाता, वो सब दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन सरकार देखो इस स्कीम से पैसे बचाएगी तो फिर सरकार दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में। इसलिए इस स्कीम में रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो R&D से संबंधित है। आपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो एक खबर आई, और ये जो खबर है ना हमारे डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। अब इस डिपार्टमेंट का ना एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बायोकेयर। बायोकेयर प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें क्या है, इस प्रोग्राम में ना ऐसी वुमेन साइंटिस्ट को सपोर्ट किया जाता है जिन्होंने देखो करियर से ना ब्रेक ले लिया हो, जैसे शादी के कारण या फैमिली के कारण करियर से ब्रेक ले लिया, तो उन्हें रिसर्च में वापस लाने के लिए ये स्कीम है बायोकेयर प्रोग्राम। एक प्रकार से ये ना साइंटिफिक वुमेन एम्पावरमेंट है, आप समझ लीजिए क्या है, साइंटिफिक वुमेन एम्पावरमेंट है। इस साल ना 75 वुमेन का सिलेक्शन हुआ इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है, 75 वुमेन का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनको ना सैंक्शन लेटर ही नहीं मिला और ना ही उनकी सैलरी आई। सोच के देखो, एक ऐसी स्कीम जो नेक इरादे से बनी, जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बनी, उसी में इतनी बड़ी लापरवाही। देखो ये सिर्फ एक छोटी सी खबर नहीं है, ये एक ना सिम्टम है। सिम्टम किस चीज का? एक बड़ी बीमारी का लक्षण है, और वो बीमारी है हमारे रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसकी बात राइटर करते हैं, क्या बीमारी है हमारे रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन में। देखो प्रॉब्लम्स बताते हैं राइटर। जो एक यंग रिसर्चर होते हैं ना, उनकी लाइफ आसान नहीं होती। बात सिर्फ ये नहीं है कि उनको फंड्स नहीं मिलते रिसर्च करने के लिए, नहीं, फंड्स तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम देखिए, सबसे पहले तो लाइब्रेरी में स्पेस ही नहीं मिलता, क्योंकि देखो अच्छी लेबोरेटरीज की बहुत ज़्यादा कमी है, और लेबोरेटरीज हैं तो वहाँ पे मशीनों की कमी है। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक ही मशीन पे 10-10 लोग काम कर रहे हैं, और रिसर्चर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वेट करना पड़ रहा है। फिर आप यूनिवर्सिटी की ब्यूरोक्रेसी देखिए, सिस्टम में ना बहुत रेड टेपिज्म है। एक सिंपल सा सिंपल केमिकल ऑर्डर करना होना, उसके लिए 15-20 सिग्नेचर करवाने होंगे। फाइल फिर जाके एक टेबल से दूसरी टेबल पे घूमती है, और इस पूरी प्रोसेस में देखो महीनों लग जाते हैं। रिसर्च का तो पूरा मोमेंटम ही टूट जाता है। तो ये है रेड टेपिज्म, यूनिवर्सिटी की ब्यूरोक्रेसीज कैसे तंग करती हैं। फिर देखो अगर ग्रांट लेने की बारी आए तो इतना बड़ा फॉर्म, इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो जाता है। तो रिसर्चर बेचारा पेपर वर्क करता रहे या फिर रिसर्च करे, उसका इंटरेस्ट ही खत्म होने लगता है। फिर है मेंटरशिप की प्रॉब्लम, इसमें बहुत भेदभाव होता है। अगर आपको अच्छा गाइड या मेंटर मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो देखो आप अकेले संघर्ष करते रहो, सही डायरेक्शन आपको मिलेगी नहीं। फिर है करियर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब पीएचडी के बाद आगे क्या करें। अब अक्सर देखो पीएचडी के बाद में ना या तो लॉन्ग टर्म पोस्ट डॉक्टरल रोल्स मिलते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मिलती हैं। परमानेंट सिक्योर जॉब का जो रास्ता है ना बहुत लंबा और अनिश्चित रहता है पीएचडी करने के बाद में। फिर सैलरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, फेलोशिप और सैलरी बहुत कम होती है। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ की जो लिविंग कॉस्ट है ना आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से कई सारे जो टैलेंटेड ग्रेजुएट्स हैं ना वो रिसर्च छोड़ के वो कॉर्पोरेट जॉब्स में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार इतनी सैलरी तो है नहीं, रिसर्च में खर्चा मुश्किल से चलेगा। और इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर आती है सबसे बड़ी समस्या, वो है डिले इन डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स। सब कुछ आपने कर भी दिया, पेपर वर्क भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी फंड्स मिलने में बहुत ज़्यादा डिले होता है। सोच के देखिए, आप देश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ खोजना चाहते हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो,
लेकिन 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, आप रेंट कैसे दोगे, आप घर कैसे चलाओगे। तो ये हालत है हमारे देश के रिसर्चर्स की। इन सब चीज़ों से मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। आप थोड़ा ग्लोबल कंटेक्स्ट भी देखिए। राइटर बोलते हैं, देखो पहले एक ना ट्रेंड हुआ करता था, अगर इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो साइंटिस्ट फॉरेन चले जाते थे। इसे बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। क्या बोला जाता है? ब्रेन ड्रेन। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अब वहाँ की यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है ना, वो भी बहुत टाइट हो गई हैं। अब वहाँ पे जाके सेटल होना आसान नहीं है। वहाँ पर भी फैकल्टी पोस्ट के लिए बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। वहाँ भी रिसर्च के लिए जो ओपनिंग्स हैं वो कम हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब हमारे देश के साइंटिस्ट के लिए ना डोमेस्टिक रिसर्च इकोसिस्टम ही प्राइमरी एरिया है। उनका फ्यूचर अब इंडिया में ही है। इसलिए देखो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक अच्छा माहौल उनको देना, क्योंकि अच्छा माहौल हम नहीं दे पाए तो इसकी वजह से ना देश के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? आपको पता है कि इंडिया के जो एम्बिशंस हैं वो तो है विश्व गुरु बनने के। हम इंडिया को एक ग्लोबल साइंटिफिक पावर हाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे हमारा सपना पूरा होगा, आप बताइए। दूसरा, हम देखो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन ये सब किस पे टिका है? मेक इन इंडिया सफल होगा या नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत सफल होगा या नहीं होगा, इस बात पे टिका है कि इनोवेशन हम कितना बढ़िया ला पाते हैं। लेकिन ऐसे तो इनोवेशन नहीं आएगा खराब R&D से। और अगर देखो हमें हमारे देश की नेशनल प्रॉब्लम सोल्व करनी है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट रिजिलियंस पैदा करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करना है, तो देखो सक्सेस इसी रास्ते से आएगी। R&D इकोसिस्टम को बढ़िया करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। समझ गए? सरकार देखो वैसे अपना एक्सक्यूज भी देती है कि क्यों डिले हो रही हैं चीज़ें। सरकार ये कहती है कि हमने ट्रेजरी सिंगल अकाउंट लेके आए हैं। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट ये क्या चीज़ है? देखो, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट ये सरकार का किया हुआ एक फाइनेंशियल रिफॉर्म है। इसमें ना गवर्नमेंट अपने सारे कैश को अलग अलग बैंक अकाउंट से हटा के एक सिंगल अकाउंट में रखती है। फायदा क्या होता है? इससे ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। सरकारी पैसे का बढ़िया ढंग से मैनेजमेंट होता है, करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा सिस्टम है। तो अभी ना ट्रांजिशन चल रहा है, तो सरकार कहती है इसी ट्रांजिशन की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन हम चीज़ें ठीक कर देंगे और रिसर्च के जो फंड्स हैं जल्दी जल्दी एलोकेट होंगे। लेकिन राइटर बोलते हैं अर्जेंट एक्शन जरूरी है। अर्जेंट एक्शन देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि साइंस ना टाइम सेंसिटिव है। टाइम सेंसिटिव मतलब जैसे एक बायोलॉजिस्ट है, वो मानसून में मिलने वाले किसी प्लांट पर रिसर्च कर रहा है। अब उसका फंड जुलाई में आना था, लेकिन फंड आया दिसंबर में। अब मानसून ही चला गया ना, तो उसका तो पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। ये नुकसान इरिवर्सिबल है। समझ गए? दूसरा, अगर पैसे नहीं मिलेंगे साइंटिस्ट को तो फिर क्रेडिबिलिटी डेफिसिट आएगा। जब आपकी अच्छी स्कीम्स ऐसे फेल होती है ना, तो सिस्टम पे लोगों का विश्वास उठ जाता है। फिर देश का बेस्ट टैलेंट रिसर्च में आने से डरेगा। और सबसे लास्ट में इक्विटी डिमांड्स कंसिस्टेंसी। फंड डिले का ना असर सब पे एक जैसा नहीं होता। मतलब जैसे वुमेन साइंटिस्ट हैं, अर्ली करियर फेलोज वाले हैं, ये छोटे शहरों से आए स्टूडेंट्स हैं, इन पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। फंड डिले उन्हें रिसर्च छोड़ने पे मजबूर कर देता है। तो इसलिए सरकार को ना अर्जेंट एक्शन लेना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल रिसर्च से संबंधित हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया जापान रिलेशंस से संबंधित है। हैप्पीमन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स में। ये जो राइटर है ना हैप्पीमन जैकब, पहले द हिंदू के लिए लिखा करते थे, लेकिन आजकल हिंदुस्तान टाइम्स में लिखते हैं। और अभी ये आर्टिकल इसलिए पब्लिश हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ना जापान की यात्रा पर गए थे और जापान से फिर वो चाइना चले गए SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो इंडिया जापान रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम डिटेल से बड़ी पिक्चर समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आज दुनिया का पावर सेंटर बताइए कहाँ पे है? क्या आज दुनिया का पावर सेंटर यूरोप में है? नो। क्या इंडिया का पावर सेंटर आज USA में है?
देखो यूएसए बेशक सुपर पावर है, लेकिन आज सबकी जो नजरें हैं ना वो इंडो पैसिफिक रीजन पे है। इंडो पैसिफिक रीजन, ये देखो सिर्फ एक कोई सिंपल ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है। कैसे? आसान शब्दों में बताता हूं। एक तरफ है इंडियन ओशन और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशन। इन दोनों को मिला के जो रीजन था ना, पहले उसे बोला करते थे एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन। लेकिन देखो 2007 में ये टर्म निकल के आई इंडो पैसिफिक रीजन, और इस इंडो पैसिफिक रीजन के सेंटर में आता है इंडिया। जब इंडो पैसिफिक रीजन से पहले एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते थे ना, तो उसमें इंडिया का रोल सेंट्रल नहीं हुआ करता था। लेकिन जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो उसमें इंडिया का रोल सेंट्रल होता है। ये जो टर्म है ना इंडो पैसिफिक, ये अपने आप में चाइना को एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में ना किसी एक देश की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो फ्री है, ओपन है, इंक्लूसिव है। समझ गए? ये मैसेज देता है टर्म इंडो पैसिफिक किसको? चाइना को। राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडो पैसिफिक रीजन में ना यूएसए के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है जापान, और यूएसए के साथ रिश्तों की क्या हालत है अभी आपको पता है। जापान के पास में क्या है? जापान के पास में है जबरदस्त इकोनॉमिक पावर। क्या है? जबरदस्त इकोनॉमिक पावर है। टेक्नोलॉजी उनके पास में बहुत जबरदस्त है। जब मर्जी चाहे न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, अगर इनकी इच्छा हो तो। वो बात अलग है, इनकी इच्छा नहीं होती। इसके बाद जापान में ना अभी, क्योंकि देखो जैसा इंडिया को फील हो रहा है ना कि यूएस से रिलायबल नहीं है, वैसे ही जापान को भी लगता है कि यूएस से रिलायबल नहीं है। तो उनके अंदर एक इच्छा शक्ति भी है, विल पावर भी है कि यार कुछ करना है, मतलब चाइना से निपटना है। इसके लिए चाहे यूएस से हमारा साथ दे या ना दे, तो ऐसी सिचुएशन में इनके लिए इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? दूसरी तरफ आप इंडिया देख लीजिए। इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के पास में क्या है? बहुत पावरफुल मिलिट्री है इंडिया के पास में, बहुत पावरफुल मिलिट्री है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। थोड़ी सी पॉलिटिकल विल की कमी है हमारे देश में, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते। इकोनॉमिक पावर अभी बढ़ रही है, हमारे पास में स्किल है, जापान के पास में बूढ़े लोग हैं, स्किल्ड लोग नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जापान के पास में टेक्नोलॉजी है। मतलब जब जापान और इंडिया आपस में मिलते हैं ना, तो 1 और 1 11 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। समझ गए? दोनों की जोड़ी परफेक्ट बनती है, एक दूसरे की कमियों को दोनों पूरा करते हैं। इंडिया जापान रिलेशनशिप में ना 3 सबसे मेन पिलर हैं। पहला पिलर है जियोपॉलिटिकल कंपल्सन। पहला पिलर क्या है? जियोपॉलिटिकल कंपल्सन। आप पूछोगे सर ऐसी क्या कंपल्सन है? अब अभी आपको पता लग जाएगा। जियोपॉलिटिकल कंपल्सन में पहला तो है देखो एग्रेसिव चाइना। चाइना आपको पता है बहुत एग्रेसिव है आज के समय में। 9 डैश लाइन के अंदर जो एरिया आता है साउथ चाइना सी में, उसको चाइना अपना बताता है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से इंडिया के आस पड़ोस के देशों में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता जा रहा है। कई सारे देश तो इस इनिशिएटिव के कारण डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। नहीं फंस रहे? आप बताओ। तो इस कॉमन थ्रेट ने ना इंडिया और जापान को नजदीक ला दिया है, क्योंकि दोनों का दुश्मन कौन? चाइना। समझ गए? कॉमन चैलेंज कौन? चाइना। इसी वजह से दोनों देश इंडिया और जापान क्वाड में है, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। इवन दोनों देश मालाबार एक्सरसाइज में भी हैं। बाकी 2 देश ऑस्ट्रेलिया और यूएस हैं, इंडिया जापान के अलावा। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया और जापान कॉमन है। तो ये पहला जियोपॉलिटिकल कंपल्सन है। अब इसी जियोपॉलिटिकल कंपल्सन के अंदर दूसरा पॉइंट आता है यूएसए का क्वेश्चन मार्क। मतलब देखो यूएसए और चाइना के जो रिश्ते हैं ना, हमेशा बदलते रहते हैं, कभी गर्माहट कभी कड़वाहट। अभी ना यूएसए जियोपॉलिटिकल वैकेशन पे है, मतलब कि अभी यूएसए का पता ही नहीं लग रहा ट्रंप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा है। तो जैसे इंडिया को यूएसए पे डाउट आ रहा है ना, वैसे ही जापान को यूएसए पे डाउट आ रहा है। तो इंडिया और जापान दोनों पहले यूएसए को काउंट कर रहा था अपना एज ए अपना दोस्त,
लेकिन दोनों को अब डाउट आ गया। तो इसलिए इंडिया और जापान दोनों सेम बोट में हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की जरूरत है। दोनों को लगता है कि अगर यूएसए साथ नहीं देगा, इंडिया को लगता है जापान देगा, जापान को लगता है यूएस साथ नहीं देगा तो कम से कम इंडिया जैसा पार्टनर हमारी साइड में होना चाहिए चाइना के अगेंस्ट। दोनों को लगता है कल को अगर यूएसए चाइना के रिश्ते अच्छे हो गए तो फिर यूएसए हमारा साथ नहीं देगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। जियोपॉलिटिकल कंपल्सन के अंदर तीसरा पॉइंट ये आता है, इंडिया और जापान मिलके ना थर्ड कंट्रीज में, जैसे अफ्रीका के देश है, वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रोथ प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। जैसे चाइना अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से दूसरे देशों पे अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं ना, तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर ये बीआरआई का एक अल्टरनेटिव है। और इसके अलावा देखो इंडिया और जापान दोनों मिलकर बांग्लादेश और श्रीलंका में भी जॉइंट प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं। मैसेज क्लियर है, हम चाइना जैसा डेट ट्रैप नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए किसमें, जियोपॉलिटिकल कंपल्सन में। अब दूसरा पिलर इंडिया जापान रिलेशंस में है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्लू। क्या है दूसरा पिलर? इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्लू। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, मारुति 800 इंडिया में बनी किसके कोलैबोरेशन से? सुजुकी के कोलैबोरेशन से। सुजुकी कहाँ की कंपनी? जापान की। आप बोलोगे सर एक कोलैबोरेशन से क्या होता है? अरे नहीं यार, ये तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आइकॉनिक एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने दिया। देखो आज के समय में बायलैटरल ट्रेड कितना है इंडिया जापान के बीच में? बायलैटरल ट्रेड है $23 बिलियन का। बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड है। इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड कितना है? $130 बिलियन का है। इंडिया जापान के बीच में कितना? सिर्फ $23 बिलियन का। मतलब स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। वीक पॉइंट है वैसे। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जापान की तरफ से देखो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। जैसे दिल्ली मेट्रो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इंडिया में जो दिल्ली मेट्रो बनी है वो जापानीज इन्वेस्टमेंट की सहायता से बनी है। और अभी जो बुलेट ट्रेन बन रही है किसकी इन्वेस्टमेंट से बन रही है? जापान की इन्वेस्टमेंट से बन रही है। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पे देखो इंडिया और जापान दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, ये सब मोबाइल फोन से लेके फाइटर जेट में ये सब मिलते हैं। अब चाइना क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई पे डोमिनेट करता है। इंडिया और जापान मिलके इस डोमिनेशन को खत्म कर सकते हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट सप्लाई चेन्स की रिजिलियंस। सप्लाई चेन्स रिजिलियंस मतलब देखो कोविड-19 की महामारी आई थी ना, तब विभिन्न देशों को यह एहसास हो गया कि एक देश पर डिपेंड होना ठीक नहीं है, खास करके अगर वो देश चाइना जैसा हो तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मकसद ये था कि ये तीन देश इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करेंगे। फिर है स्पेस कोऑपरेशन। इंडिया और जापान की जो स्पेस एजेंसीज है ना, इसरो है एक तरफ से और दूसरी तरफ जाक्सा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों का एक मिशन है चांद पर पानी ढूंढने का, जिसका नाम है लूपेक्स। क्या है? लूपेक्स मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये चांद पे पानी ढूंढने के लिए है। तो ये दूसरा पिलर हमने डिस्कस कर लिया इंडिया जापान रिलेशंस के बीच में, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्लू। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की। तीसरा पिलर क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब देखो इंडिया और जापान दोनों में ना टॉलरेंस है, एक दूसरे के इश्यूज के प्रति ना सेंसिटिविटी है। अगर कंसर्न भी रेज करने हो तो रिस्पेक्टफुली अपने कंसर्न रेज करते हैं, पब्लिक में लेक्चर नहीं देते ट्रंप की तरह। जैसे देखो रशिया यूक्रेन वार पर ना इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस लिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया इंडिया को कि न्यूट्रल स्टांस क्यों लिया, यूक्रेन का साथ देना चाहिए, लेकिन जापान ने इंडिया को लेक्चर नहीं दिया। समझ गए? जापान ने हालांकि यूक्रेन का साथ दिया लेकिन इंडिया को लेक्चर नहीं दिया। इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी जाहिर करना, लेकिन प्राइवेट में।
पब्लिक में अपने दोस्त को शर्मिंदा ना करना। तो ये बढ़िया मैच्योर डिप्लोमेसी है, इससे ना रिश्ते की जो गहराई है वो दिखती है। तो ये 3 पिलर हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि पिक्चर सिर्फ बढ़िया बढ़िया है, नहीं, पिक्चर इतनी भी बढ़िया नहीं है। फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इंडिया और जापान के बीच में। जैसे जापान जो है, बेशक जापान को यूएसए पे डाउट है, लेकिन जापान और यूएसए के बीच में ट्रीटी है और वो ट्रीटी कहती है जापान की सुरक्षा यूएसए करेगा। तो जापान यूएसए का ट्रीटी अलाय है, कोई इंडिया की तरह नॉर्मल छोटा मोटा दोस्त नहीं है। समझ गए, ये फर्क है। जापान की जो फॉरेन पॉलिसी है हमेशा यूएसए के साथ अलाइन रहती है, बहुत कम ऐसा होता है, रेयरली कि यूएसए कुछ बोले जापान कुछ बोले। और इंडिया दूसरी तरफ, इंडिया तो देखो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा है आज के समय में, सबके साथ अलाइनमेंट रखो। तो एक तरफ पहले तक यूएसए के साथ दोस्ती इंक्रीज हो रही थी जब से टैरिफ वगैरह इन्होंने लगाए हैं, और ट्रंप चचा ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन की बात बोली है। अब देखो चाइना के साथ धीरे धीरे रिश्ते इंप्रूव होने की बात हो रही है, इंडिया चाइना की यात्रा पर गए। तो दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अलग है। और चाइना की हमने बात की कि चाइना की वजह से दोस्ती है। देखो चाइना को लेकर भी दोनों की अप्रोच अलग है। जापान के लिए चाइना से ना सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल डायरेक्ट है, सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल डायरेक्ट है चाइना से। और दोनों के बीच में ना कॉलोनियल ईरा के खराब रिश्ते हैं। जब चाइना के लोगों को ये लगता है कि जापान ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया था उस समय जब चाइना आज़ाद नहीं था। लेकिन देखो चाइना और जापान के ना रिश्ते, इकोनॉमिक रिश्ते बहुत गहरे हैं। चाइना और जापान के बीच में ट्रेड $300 बिलियन से ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ट्रेड है चाइना और जापान के बीच में। बट अगर चूज करना हो तो हमेशा जापान यूएसए को चूज करेगा, कभी चाइना को चूज नहीं करेगा। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ ना चाइना के साथ में वर्किंग रिलेशनशिप चाहता है, कम से कम रिश्ते इंप्रूव ना हो तो स्टेबल रहें, ऐसा इंडिया चाहता है। क्योंकि चाइना हमारा देखो बड़ा पड़ोसी देश है, ज्योग्राफी हम बदल नहीं सकते, हम किसी कैंप में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम चाइना का विरोधी कैंप में जाएंगे पूरी तरह से तो फिर देखो कल को हमें चाइना के साथ ही रहना है। पड़ोसी के साथ इंडिया बहुत ज्यादा वैर भाव नहीं लेना चाहता, ये दिक्कत है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ना राइटर 2 बढ़िया सजेशन देते हैं। सबसे पहले तो यार ट्रेड इंक्रीज करो। अभी सिर्फ इंडिया जापान के बीच में $23 बिलियन का ट्रेड है, जबकि जापान चाइना के बीच में $300 बिलियन का। अभी जापान ने अनाउंसमेंट की कि $68 बिलियन से इंडिया में इन्वेस्ट करेगा जापान। अच्छी चीज़ है, लेकिन उनकी कंपनीज को ना इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना जरूरी है, मतलब बिजनेस करना आसान हो, ये इकोसिस्टम हमें देना जरूरी है। लास्ट लाइन राइटर ये बोलते हैं, हमें देखो ग्रैनुलैरिटी से स्ट्रेटेजी की तरफ आना होगा। आप बोलोगे सर ये ग्रैनुलैरिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का तो चलो मान लिया। देखो ग्रैनुलैरिटी मतलब बड़ी बड़ी बातों से आगे बढ़ना होगा, स्पेसिफिक एक्शन लेना होगा। आर्टिकल एक बहुत बढ़िया आइडिया देता है, ब्रिलियंट आइडिया। इंडिया और जापान को ना ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ मिलना चाहिए। ये चारों देश क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोड्यूसर भी हैं या फिर प्रोसेसर हैं। तो ये चारों देश, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये चारों देश मिलके चाइना की जो मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, उसको तोड़ सकते हैं। समझ गए? लास्ट में देखो इंडिया जापान का रिश्ता सिर्फ देखो 2 देशों का रिश्ता नहीं है। 21वीं सेंचुरी एशियन सेंचुरी बनेगी या नहीं बनेगी, इन दोनों देशों के रिश्ते पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल बहुत है दोनों देशों के रिश्ते में, लेकिन देखो पोटेंशियल का फायदा तभी है जब उसे रियलाइज किया जाए। तो दोनों देशों को ना क्वांटम लीप लेना होगा, बड़ा जंप लेना होगा रिश्तों को आगे ले जाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।